अब आप देखेंगे ये आपका आज का संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ रहता है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह फायदा पहुंचाते हैं। और फिर यहाँ से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और ये आपको आंसर राइटिंग में, निबंध लिखने में काफी सहयोगी भी होते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो आर्थिक सामाजिक अवसरों के द्वार। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत एक अनूठी जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में आ गया है। देश की करीब 65% कितनी 65% आबादी कामकाजी योग्य है, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए विपुल आर्थिक एवं सामाजिक संभावनाओं के द्वार खोलती है। इन संभावनाओं को प्रभावी रूप से भुनाने के लिए भारत को मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश करना होगा और उससे सुनिश्चित करना होगा कि इस राह में कोई कसर शेष न रह जाए। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या की आयु के स्तर में परिवर्तन पर झलकता है। जब 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की तुलना में एक तरह से उनकी संख्या से अधिक हो जाए तो इस प्रकार के लाभांश की स्थिति बनती है, क्योंकि इससे में आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध होते हैं, यानी कि युवा आबादी रहती है। और आप देखते हैं कि कई क्षेत्रों में उनका उपयोग कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है, क्या साक्षी है कि जिन देशों ने भी ऐसी स्थिति को भुनाने के लिए समय से उपाय किए हैं, इनका लाभ उठाने के लिए उपाय किए हैं, उन्होंने प्रगति के नए मापदंड स्थापित किए और इस लाभांश के पहले चरण में कामकाजी आबादी में भारी बढ़ोतरी से रोजगार, बचत एवं आर्थिक विकास और आप देखिए पारिवारिक कल्याण में निवेश बढ़ता है। परिणाम स्वरूप इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि की राह खुलती है। हालांकि ऐसी लाभांश की स्थिति अमूमन 5 दशकों तक ही चलती है और जिसके बाद उसका दूसरा चरण आरंभ होता है। दूसरे चरण में वृद्धि होती है आबादी के लिए सेवानिवृत्ति की तैयारी में संसाधन जोड़ने होते हैं और जिसमें पुनः निवेश के माध्यम से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी का रुख नहीं नजर आता है। चूंकि जनसांख्यिकीय लाभांश के ये दोनों चरण स्वतः स्फूर्त रूप से आकार नहीं लेते, तो उन्हें साकार करने के लिए प्रभावी नीतिगत कदम अपरिहार्य होते हैं। इसे हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 5 बेटे हैं। अब आप देखिए उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है, पढ़ते लिखते हैं, तो वो आप देखते हैं कई क्षेत्रों में जाएंगे। कोई आप देखिए इंजीनियर होगा, कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में होगा, कोई किसी क्षेत्र में होगा, कोई आईएएस आईपीएस होगा। आप सोचिए उस परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी और आप सोचिए कि उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी भी अच्छी रहेगी, उनके बच्चों की आने वाली परवरिश होगी वो भी अच्छी रहेगी और वो राज्य जिस राज्य में रह रहे होंगे वो राज्य भी मजबूत बनेगा और आप देखिए देश भी मजबूत बनेगा। देश की आर्थिक प्रगति में भी वो योगदान दे पाएंगे अगर उनका फायदा उठा पाए तो। एक दूसरी तरफ आप देखिए एक गरीब आप देखते हैं जो नहीं पढ़ाता है अपने बच्चों को, उनके बच्चे आप देखते हैं या तो खेती किसानी में बीते रहते हैं या फिर आप देखते हैं कि 200 300 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं। उस परिवार की स्थिति बुरी रहती है और यही आप देखते हैं कि अभी भी मुसीबत बनी हुई है। अब जैसे आप देखिए कहते हैं कि 80-85 करोड़ को आप क्या खाद्यान्न दे रहे हैं, फ्री में 5 किलो आसन देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा। आप सोचिए अगर यही 80-85 करोड़ लोग पढ़े लिखे होते, अच्छी स्थिति में होते, तो ये उल्टा देश को दे रहे होते। समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी अगर हम लोग इस युवा जो जनसांख्यिकीय लाभांश है इसका अगर हम फायदा उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना यही आगे चलकर आप देखिए बूढ़ी आबादी होगी, फिर हमारे ऊपर बोझ भी बनेगी। और इस समय भारत की आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और जल्द ही कामकाजी आबादी 1 अरब का आंकड़ा पार कर सकती है, यानी कि जो काम करने लायक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक पत्र के अनुसार जनसंख्या के मोर्चे पर लाभ की यह स्थिति भारत की जीडीपी को हर साल 2% तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। हालांकि इससे जुड़े अवसरों को बनाने की राह में तमाम चुनौतियां विद्यमान हैं और जिन्हें दूर करना ही होगा। सबसे पहली चुनौती तो उद्योग जगत की अपेक्षाओं और शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल के स्तर पर भारी विसंगति की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और उसकी पूर्ति में शिक्षण संस्थानों की अक्षमता के बीच 2030 तक 2.9 करोड़ अंतराल उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस स्थिति को सुधारने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी लगते हैं। कारण यही कि सभी स्कूल इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में भिन्नता देखने को मिलती है। लोग पढ़े लिखे जाते हैं और आप देखिए फिर भी करने को काम वो है जो बिना पढ़ा लिखा भी कर देता है। अब आप देखिए पीएचडी करने वाले ग्रेड 4 का फॉर्म डाल रहे हैं, क्या उन्होंने शिक्षा ली हुई है? और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कौशलता पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
यहाँ देखिए, एक तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात हो रही है, यूएन। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस तरह के आप लोग संस्थानों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात कर रहा हूं, जनसंख्या कोष की। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आप देखते हैं संस्था है ये। दूसरी तरफ अगर हम लोग, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। एक आईएमएफ की बात हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। और ये आपको याद रखना है, 190 सदस्य हैं इसमें। कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना है। जो हमारा अपना एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब पे, उस पर सब ही इन संगठनों के बारे में बात की गई है, क्योंकि इन संगठनों से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आईएलओ की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी? 1919 में हुई थी, 11 अप्रैल को। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजगार का अवसर भी आप देखेंगे कई बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यह भी देखने में आता है कि उच्च शिक्षित लोगों को कि अपने करियर को लेकर विशेष आकांक्षाएं होती हैं, और वे उन नौकरियों के लिए प्रयास नहीं करते जिसमें वे अपने कौशल का सदुपयोग होता ना देखते हों, और इससे रोजगार प्रतीक्षा की अवधि लंबी खिंच जाती है। उदाहरण के रूप में आप देखें, नेशनल करियर सर्विस पर वित्त वर्ष 2024 के दौरान जहां नौकरियों की संख्या में 214% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण कराने वालों का आंकड़ा केवल 53% बढ़ा है। यह रोजगार बाजार से जुड़ी विसंगतियों एवं जागरूकता के अभाव को दर्शाता है। और इस मोर्चे पर आप देखें, इस मोर्चे पर मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कायम है। यह स्थिति तकनीकी एवं वैश्विक आर्थिक ढांचे में आ रहे तेज परिवर्तन से और प्रभावित हो रही है, तो जो कुछ पारंपरिक कौशलों को अप्रासंगिक बनाने पर तुली है। ऐसे में उच्च शिक्षा कई बार ऐसे हालात बना देती है जहां उपलब्ध रोजगारों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कामकाजी आबादी के पास आवश्यकता अर्हता के स्तर पर असंगति देखने को मिलती है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 में कुछ सुधार के संकेत करती है, जिसमें रोजगार की स्थिति 50.3% बढ़ी हुई दिखती है। इसके बावजूद आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए लिहाज से यह पर्याप्त नहीं है। भारत के लिए फिनलैंड के अनुभवों को सीखना कुछ उपयोगी हो सकता है, जहां शिक्षण संस्थानों, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस प्रकार से तालमेल बना हुआ होता है, जहां श्रम बाजार की मौजूदा एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप सोचिए शिक्षा में क्या जरूरत है, किस तरह से आप देखते हैं कि उनका श्रम बाजार में उपयोग हो सकता है, उस हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त फिनलैंड में जीवन पर्यंत सीखने पर जोर दिया जाता है, और जो भारत के लिए और भी अहम रणनीति हो सकती है, ताकि वह समय के साथ अपनी कामकाजी आबादी को सही दिशा में उन्मुख करता रह सके। भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का असंगठित रूप में होना भी एक बड़ी चुनौती है। असंगठित क्षेत्र में एक बड़ी भागीदारी गैर कृषि कामगारों की है, और जिनके पास सीमित रोजगार संभावनाएं एवं सामाजिक सुरक्षा के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें भी जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। सतत आर्थिक लाभ के लिए इन कामगारों और उनके उद्यमों को उचित नीतियों के माध्यम से संगठित स्वरूप देना होगा। अतीत में बाल शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की अनदेखी की स्थिति को अब सुधारा जा रहा है, और इस दिशा में की जा रही नई पहल का उद्देश्य जन्म के समय से स्कूल बच्चों तक पहुंचे बच्चों की सेहत और व्यापक क्षमताओं को सुधारने पर केंद्रित है। पोषण अभियान और मिशन ये पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों का लक्ष्य आरंभिक जीवन के पड़ाव पर कुपोषण को दूर करना है, जो भावी आर्थिक गतिविधियों और समग्र बेहतरी के लिए अच्छी बुनियाद रखने का काम करेगा। और यदि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं को पूरी तरह भुनाना चाहता है, तो उसे समग्रता से भरी ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिसमें आप देखते हैं कि शिक्षा
सुधार, असंगठित क्षेत्र को संगठित स्वरूप देना और स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी से जुड़े कार्यक्रमों को भलीभांति समावेश हो, और इस दृष्टिकोण से अपेक्षित कौशल की कमी की पूर्ति के साथ ही सतत आर्थिक वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार के द्वार खुले। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इस तरह के एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए। अब आप देखिए कि मैं तो कहता हूँ इसके पक्ष में हूँ, और बहुत सारे देशों में ये देखने को मिलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए कि आगे चलकर वो परिवार आप देखते हैं वो बच्चे कमाने धमाने लग जाएं कायदे से, अच्छे से, समझ रहे हैं। और वो कमाने धमाने लग जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि उनकी स्थिति सुधरेगी, उनके बच्चों की स्थिति सुधरेगी, उनके परिवार की स्थिति सुधरेगी, और वो सरकार को कुछ टैक्स भी दे पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? समझ तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन शिक्षा में सुधार होना जरूरी है। और कितनी भी योजनाएं आती रहें, कुछ भी होता रहे, लेकिन जमीन पर अगर वो लागू नहीं होती तो उनका कोई मतलब नहीं रहता है। राष्ट्रवाद के लिए खतरा वोट बैंक राजनीति, इस समय आप लोग देख भी रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति खूब हो भी रही है। तो इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद की खूब चर्चा हो रही है। राष्ट्र प्रेम की भावना एक सहजात भावना है, यह किसी पार्टी की मान्यताओं या सिद्धांतों से उद्भूत नहीं होती है। हाँ, यह हो सकता है कि किसी पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हों और उनके प्रति रागात्मक भाव रखते हों। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन करना ही राष्ट्रवादी होना नहीं है, अपितु व्यक्ति के भीतर अपने देश, उसके प्राकृतिक परिवेश और सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मान्यताओं, भौगोलिक सीमाओं, इतिहास, साहित्य, कला आदि के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम और निष्ठा उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। और खेतों में अन्न उपजाता और राष्ट्र के लोगों को भोजन देने वाला किसान भी उतना ही राष्ट्रवादी है जितना सीमा पर सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़ा हमारा भारतीय सैनिक राष्ट्र प्रेमी होता है। यह अतिशय राष्ट्रवाद की भावना ही थी जिसने अनगिनत, आप देखिए, बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद भारत को अंग्रेजी दास्ता, ये आप देखते हैं कि दास्ता से मुक्ति दिलाई। निसंदेह उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और सियासतों में बटा हुआ था, रियासतों में, और परंतु स्वाधीनता के संग्राम में जब एक हो गए तो यह एकता की भावना ही राष्ट्रवाद की भावना थी। और यह राष्ट्रवाद का ही परिणाम था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने फिर से तनकर खड़ा हो गया। वह निरंतर सफलता एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर भी है। और कुछ लोग आप देखिए राष्ट्रवाद को अति राष्ट्रवाद की सीमा तक ले जाकर आलोचना करने की कोशिश भी करते हैं, और जबकि अति राष्ट्रवाद का तात्पर्य ही इस बात में निहित है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने राष्ट्र को सर्वोच्च मानने लगता है और उसे अपने देश, वहां के नागरिक, इतिहास, संस्कृति, परिवेश और भूखंड को लेकर अत्यधिक गर्व की अनुभूति होती है, और वह इस पर किसी भी प्रकार का आघात सहन नहीं कर सकता है। इसे स्थूल रूप में अति राष्ट्रवाद कहते हैं। परंतु इसी राष्ट्रवाद को अपने ढंग से परिभाषित करने वाले कम्युनिस्ट विचारक, लेखकों आदि के अलग ही विचार होते हैं। वे जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से प्रारंभ कर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक की नीतियों को अति राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं, और इसे आप देखते हैं कि मानवता के लिए घातक बताते हैं। और उनके अनुसार अति राष्ट्रवाद किसी देश की सरकार को अधिनायकवादी बना देता है। उनका मानना है कि सांस्कृतिक एकरूपता के आह्वान के बीच हम आज अति राष्ट्रवाद के समय में जी रहे हैं, और जहां स्वघोषित राष्ट्रवादियों और एक संस्कृति का उन्माद सामाजिक बनावट को टुकड़ों में बांटने का खतरा पैदा कर रहा है। यह भी मानते हैं कि यह अति राष्ट्रवाद वैश्विक चलन में आ गया है। ट्रंप से लेकर ब्रेक्जिट और यूरोप के अधिकांश अतिवादी दक्षिणपंथी समूह दूसरों के प्रति घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं, और इन अति राष्ट्रवादियों ने मुसलमानों, वामपंथियों को अपना शत्रु मान लिया है। वे यह भी कहते हैं कि पिछली सदी में 90 दशक तक भारत में राष्ट्रवाद उन्माद रहित था। यह ना तो आक्रामक था और ना ही विरोधात्मक। सवाल है कि क्या राष्ट्र मात्र उन्हीं लोगों तक सीमित है जिनके बारे में ये चिंतक अपनी दुश्चिंता प्रकट कर रहे हैं। और राष्ट्रवाद की इस परिकल्पना में समस्त उत्तेजना राजनेताओं या उनके प्रशंसकों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। इनमें आप देखते हैं कि उन करोड़ों लोगों के दर्शन नहीं होते हैं जिनके कारण यह देश सांस्कृतिक है, धार्मिक है, दार्शनिक है और सामाजिक है, और इतिहास से भी पुराना ऐतिहासिक है। राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है। भारत के भीतर और बाहर भी राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करने वाली अलगाववादी ताकतें सदा से सक्रिय रही हैं। बाहरी शत्रुओं के साथ भारत को अपने आंतरिक शत्रुओं से भी बराबर मुठभेड़ करनी पड़ी, परंतु भारत में अंधेरे से जूझने का संकल्प बहुत पुराना है। यह सूरज के ढलते ही दीप प्रज्वलित कर घर के बाहर देहरी पर रख देने की परंपरा रही है। सह अस्तित्व भारत की प्रधान सांस्कृतिक चेतना रही है,
और जिसने इसे सहिष्णु और उदार बनाया है। इसलिए भारत सभी प्रकार के विचारों को महत्व देता है। इसके दर्शन में आस्तिकतावादी भी हैं और तो चार्वाक जैसे भोगवादी या नास्तिकतावादी भी भारतीय दर्शन ही कहलाते हैं। संकट तब खड़ा होता है जब आक्रमणकारी इस सहिष्णु संस्कृति की जड़ों पर प्रहार करते हैं। वही सावधान होना है और इस सावधान होने की प्रक्रिया को ही कभी कभी इस तरह के छद्म विचारक नकारात्मक अर्थों के अति राष्ट्रवाद का नाम देने लगते हैं। और भारतीय संस्कृति मर्द धर्मा संस्कृति नहीं है। यहाँ के लोग अमृत पथ के यात्री हैं, चेतना की सतत ऊर्ध्वारोहण के प्रति समर्पित हैं और पश्चिम की तरह प्रकृति को जीतने की पागलपन भली भाषा भारत नहीं बोलता है। इसके लिए अपने भूखंड के हर प्राकृतिक पदार्थ, नदी, पेड़, पहाड़, जीव जंतु, बादल और अग्नि आदि सभी पूजनीय हैं। और उसके साथ ही पूरी सतर्कता और सतत सजगता के साथ वह जगत के धर्म का ही भी निर्वाह करता है। आपात स्थिति में आत्मरक्षा के लिए शौर्य के धर्म का पालन भी करता है। प्राणी मात्र में को गले लगाना, स्नेह देना हमारा भारतीय धर्म है। तो वहीं आप देखिए, वहीं यह राष्ट्र प्रेम हमें किसी भी षड्यंत्र से सावधान रहने की शिक्षा भी देता है। कहीं हमारे प्रसाद का लाभ उठाकर हमारा ही कोई मित्र हमारे घर परिवार पर आधिपत्य न जमा ले। वोट बैंक की राजनीति ने भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर जितने प्रहार किए हैं और उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस प्रकार भारत की पहचान और अस्मिता के प्रति जागरूकता की भावना ही वास्तव में राष्ट्रवाद है, जिसे जगाने का काम इस चुनाव में किया जाना चाहिए। लेखिका साहित्यकार हैं नीरजा माधव, इनके द्वारा लिखा जा रहा है। और देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते हैं 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, चुनाव करवाता कौन है, कौन सी संस्था करवाती है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। ये आनंद हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यह हमारा अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। जीवन आनंदमय हो और सतत आगे बढ़ता जाए, इसी कामना में तो सभी जिए जा रहे हैं। जीवन की यह यात्रा 4 स्तरों से गुजरती है। हर स्तर पर विशिष्ट कार्यशैली की आवश्यकता होती है। हम प्रयास कर सकते हैं पर सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। प्रथम आप देखते हैं स्तर है ईश्वर की पहचान, और इस स्तर पर हमारे प्रयास अधिक से अधिक लोगों को, विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों को, इस शुभ कर्म पथ पर साथ लाने का होना चाहिए। दूसरा स्तर है दृष्टि से एकात्मता। इस स्तर पर चुनौतियां न केवल हमारी मानवीय और जैविक प्रवृत्तियों से आती है, बल्कि अजैविक शक्तियों से भी आती हैं। और इस स्तर पर हमें सृष्टि की हर चीज के साथ एकात्मता का अनुभव करना होगा और हमें समझना होगा कि इस अस्तित्व का हर कण, हर परमाणु उसी परम सत्ता का अंश है। तीसरा है मानसिक अनुभव और सिद्धियां। इस स्तर पर विकास की गति तेज होती है और साधक कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ खतरा भी अधिक है। साधक को इन सिद्धियों का दुरुपयोग करने का प्रलोभन हो सकता है। इसलिए इस स्तर पर ईश्वर की कृपा और मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और इस स्तर पर परमात्मा परम गुरु बन जाते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। साधक को अनुभव करना होगा कि वह ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर आया है और उनकी इच्छा की प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है। चौथा स्तर है मन का एकाग्र होना, और इस स्तर पर आप देखिए सभी लक्ष्य, पदार्थ, एहसास एक बिंदु में समाहित हो जाते हैं। मन एकाग्र हो जाता है और यदि आनंद प्राप्ति का मार्ग है तो इस स्तर पर साधक को पूर्ण आत्मज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर में विश्वास, समर्पण और सही मार्गदर्शन के साथ हम सभी आनंद के इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये दायित्व निर्वहन का अवसर, तो आप देखिए लोकसभा चुनाव में मतदान के चौथे चरण को लेकर यह जानने की प्रतीक्षा है कि मतदान प्रतिशत कितना रहता है। कम मतदान प्रतिशत भी हो रहा है ना, तो उसको लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। उसके बहुत कारण हैं, आप लोग कारण बताइए कम मतदान होने के क्या क्या कारण है। ठीक है, नीचे लिखिए पॉइंटों में। तो चुनाव में आप देखते हैं कि मतदान प्रतिशत कितना रहता है। इसका कारण यह है कि पहले और दूसरे चरण में 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ है। तीसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत पिछले आम चुनाव के मुकाबले तो कम रहा है, लेकिन अंतर कुछ घटा है। देखना यह है कि चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी होती है या नहीं। मतदान प्रतिशत कम रहने के कई कारण हैं। इनमें मतदाता सूचियों का सही तरह से तैयार ना होना, सभी मतदाताओं का उनमें नाम ना होना, एक बड़ी संख्या में मतदाताओं का अपने काम धंधे के सिलसिले में अपने गांव और शहर से दूर रहना। और आप लोग शिक्षा के लिए भी तो शहर से दूर रहते हैं, तो आप कहाँ वोट डालने जा पाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। कारण मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन कारणों का निवारण किया जाना चाहिए।
और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हमारे वोट का क्या होगा, हमारे वोट से क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का चुनाव आयोग पर, चुनाव पर भरोसा कम हो रहा है, वो भी सोचते हैं अरे छोड़िए। लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि मतदाताओं में जो उदासीनता देखने को मिल रही है उसके लिए एक हद तक वह उत्तरदायी है। और विडंबना यह है कि यह उदासीनता शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रही है। इसका अर्थ है पढ़ा लिखा और विभिन्न विषयों को लेकर मुखर रहने वाला वर्ग भी मतदान के प्रति उत्साहित नहीं रहता है। यह भी देखने को मिल रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में तो मतदान प्रतिशत संतोषजनक रहता है। क्या देखने को मिला कि देश के कुछ हिस्सों में तो मतदान प्रतिशत संतोषजनक रहता है, लेकिन कुछ हिस्सों में वह अपेक्षा से कहीं अधिक भी कम रहता है। मतदान के केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि यह एक अधिकार है, बल्कि इस दायित्व का निर्वहन इसलिए भी किया जाना चाहिए कि इससे सरकार गठन में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र को बल मिलता है। साथ ही राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों का निर्धारण करने में मदद भी मिलती है। मतदान न करने वाले लोग केवल जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्व की पूर्ति में ही पीछे नहीं रह जाते हैं, बल्कि शिकायत करने के अधिकारी भी नहीं रह जा पाते हैं। और आपने देखा होगा कि मौलिक कर्तव्य जो आपके दिए गए हैं, कितने लोग मौलिक कर्तव्य अपने निभाते हैं, अपना कर्तव्य कितने लोग निभाते हैं। अब आप देखते हैं कि मौलिक अधिकार को अनिवार्य करने की बात भी चुनाव मतदान को अनिवार्य करने की भी बात भी हो रही है कि जो लोग वोट नहीं डालेंगे उस पर कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कि कुछ देशों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन भारत में लोग कहते रहते हैं इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप देखिए, निस्संदेह अपेक्षित संख्या में लोगों के मतदान के लिए न केवल निकलने के पीछे एक कारण प्रतिकूल मौसम है, और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव ऐसे मौसम में कराए जाने चाहिए जब इतनी अधिक गर्मी ना पड़ रही हो। और आप देखिए, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि लोग प्रतिकूल मौसम के बावजूद अपनी तय दिनचर्या पूरी करते हैं और गर्मी के बावजूद अपने काम धंधे के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं। स्पष्ट है कि प्रतिकूल मौसम के स्थान पर लोगों की अनिच्छा ही पर्याप्त मतदान न होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस अनिच्छा के कारणों की पहचान राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए और साथ ही स्वयं लोगों को इसके लिए प्रेरित होना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने में भी कैसे भागीदार बने, क्योंकि केवल इसी तरीके से भी राजनीतिक दलों को अपनी अपेक्षाओं के प्रति सचेत कर सकते हैं। ठगी के तरीके, आजकल तमाम ठगी के तरीके आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि लालच में मत फंसा करिएगा। इंटरनेट की दुनिया ने जीवन को बहुत आसान बना दिया। घर बैठे ही कई सुविधाएं कुछ ही क्षण में उपलब्ध हो जाती हैं। पैसे के लेन देन की बात हो या फिर पढ़ाई, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन लोगों की छोटी सी भूल से बड़ी क्षति हो सकती है। और इस बीच आप देखते हैं कि इंटरनेट पर सातिर भी सक्रिय है। लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में ही ठगी के तरीके भी ढूंढ लेते हैं। सातिर अभी तक लोगों को बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों के खातों की जानकारी लेते थे या फिर ओटीपी लेकर उनके खातों में सेंध लगाते थे। बैंक प्रबंधन एवं पुलिस के निर्देशों के बाद लोग सतर्क हुए तो सातिर ने ठगी के और माध्यम ढूंढ लिए। हिमाचल प्रदेश में भी अब लोगों को ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजे जाते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। सातिर लोगों के रिश्तेदारों या बच्चों की जानकारी भी जुटा लेते हैं और इसके बावजूद आप देखते हैं कि इसके बाद उन्हें टेलीफोन करते हैं, उनका बच्चा किसी गंभीर मामले में फंस गया है, उसे बचाने के लिए पैसों की मांग की जाती है। लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और आप देखते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई उन्हें दे देते हैं और उन्हें बाद में धोखाधड़ी का पता चलता है। ऊना पुलिस के पास एक महिला ने शिकायत की कि उसे फोन आया कि इंग्लैंड में रहने वाले उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे बचाने के लिए 80,000 रुपये लगेंगे। महिला ने उसे पैसे दे दिए। बाद में उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई। कुछ दिन पहले कांगड़ा में एक महिला को फोन आया कि उसका बच्चा कहीं फंस गया है। जब महिला ने पता किया तो पता चला कि बच्चा स्कूल में उपस्थित है। तकनीक के विकास के साथ लोगों का जागरूक रहना भी आवश्यक है। एकाकीपन की तरफ घुट रहा है आदमी। अब आप देखिए, इस तरह की परेशानी तो हर जगह देखने को मिल रही है। वो कहते हैं ना कि उसके फेसबुक पर 10,000 फॉलोवर हैं, लाखों फॉलोवर हैं, करोड़ों फॉलोवर हैं, लेकिन अब अपने दिल की बात कहने के लिए, अपनापन एक तरह से बताने के लिए कोई उसके पास नहीं है। हम बचपन से यह सुनते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अब यह परिपाटी बदल रही है। आधुनिकता की चकाचौंध में इंसान न केवल स्वार्थी बल्कि आत्मकेंद्रित भी हो गया है। मैं मेरा और सिर्फ मेरी जिंदगी को ही जीवन का ध्येय बना लिया है। मानव स्वार्थ के मुंह में अंधा हो गया है, जिसकी कीमत अब एकाकीपन की दर से चुकानी पड़ रही है। भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अधिकांश लोग एकाकीपन की दर से जूझ रहे हैं। अकेले अमेरिका में ही करीब 61% लोग एकाकीपन की पीड़ा का दंश झेल रहे हैं। मतलब हर 10 में से 6 आदमी अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस कर रहा है। और
आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो घंटों इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। विडंबना देखिए कि सोशल लाइफ का आकार तो बढ़ गया है, लेकिन करीबियों का साथ छूट गया है। पुरुषों में आत्महत्या और नशाखोरी के बढ़ते मामले के पीछे की वजह कहीं न कहीं बढ़ती एकाकीपन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की 1/4 आबादी से ज़्यादा आबादी को प्रभावित करने वाले एकाकीपन को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना है। और देखिए डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो अवसाद आप लोग देखते हैं ना, डिप्रेशन देखते हैं ना, एंजाइटी देखते हैं ना, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान अपने दिल में जो अपने मन में बातें चल रही होती हैं उसकी, वो किसी से कह नहीं पाता है और वो घुटता रहता है, उन्हें बातों को सोचता रहता है और वो एंजाइटी में हो जाता है, अवसाद डिप्रेशन में चला जाता है। एकाकीपन इंसान को जीते जी मार देता है। बर्नार्ड शॉ के मुताबिक लोग मरते तो बहुत पहले हैं, लेकिन दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। मरने और दफनाने के बीच का यह फासला ही अकेलेपन की त्रासदी है, जिसमें आदमी घुट घुट कर ही जी रहा है। आज पूरी दुनिया यह मान रही है कि परिवार कितना जरूरी है। बिखरते परिवारों की कीमत हमारा समाज चुका रहा है। आज भले ही फेमिनिस्ट अकेली स्त्री को आजाद और आधुनिक बताकर उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि जब कोई मुसीबत आती है तो परिवार के सदस्य ही दुख दर्द बांटने आते हैं। और आज हमारे समाज में तलाक का ग्राफ बढ़ रहा है। आज का युवा भले ही इससे चिंता मुक्त जीवन का नाम दे रहा हो, पर इसकी कीमत भावनात्मक लगाव की कमी के रूप में चुकानी पड़ रही है। अभी चंद दिनों पहले कानपुर से एक खबर आई कि एक इकलौते बेटे ने कनाडा से वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता को अंतिम संस्कार पर विदाई दी। सोचिए हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। जिस पिता ने अपने बेटे की सफलता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वह जीवन के अंतिम समय में एकाकीपन और घुटन की भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। आज हमारी समाज का यही कड़वा सच हो चला है, जो मानवीय मूल्य के ह्रास का जीता जागता उदाहरण है। इसे जितनी जल्दी हो सके बचाने का सामाजिक मुहिम शुरू होनी चाहिए, वरना समाज में एकाकीपन का रोग किसी महामारी से कम नहीं होगा। और एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, मुझे लगता है कि इस पर बहस भी होनी चाहिए कि आप सोचिए क्या सोचना है आपको कि पहले भी 24 घंटे हुआ करते थे, अभी भी 24 घंटे हैं, लेकिन अपनों के लिए बैठने के लिए अपनों के पास, लोगों के पास टाइम नहीं है। आप खुद सोच कर देखिए। अभी एक हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन की डेथ हुई थी। आप सोचिए, जो अपने बच्चों के लिए दुनिया भर के लूटते रहे, लोगों को दुनिया भर का काम करते रहे, लेकिन उनके बेटे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। ये भावनात्मक कटाव देखिए। ये भी देखिए टिप्पणियां रहती हैं, तो इसे देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए स्वास्थ्य का अधिकार और चुनावी शोरगुल, ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसे भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि देश में हर साल 6.3 करोड़ लोग महंगे इलाज के चलते गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन देश के आम चुनाव में यह मुद्दा कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा है। आरक्षण, संविधान बदलने, धार्मिक तुष्टीकरण, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में विमर्श का केंद्रीय विषय बन रहे हुए, जबकि जन सरोकार की राजनीति के लिए यह जरूरी था कि पक्ष विपक्ष जन स्वास्थ्य पर ही भी अपनी चिंताओं को लेकर वोटरों के बीच जाते हैं। कोरोना काल में निजी अस्पतालों ने जिस तरह मनमाना उदाहरण जनता के सामने प्रस्तुत किया था, उसके बाद यह आशा जगी थी कि सरकारें इस महत्वपूर्ण मसले पर नीतिगत रूप से आगे बढ़ेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख से स्पष्ट है कि देश में निजी अस्पतालों पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। और आप देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं ना कि स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। क्यों इसलिए कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग इससे महंगी होने के कारण भी अपने परिवार को ना तो बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना ही अच्छे से इलाज करवा पाते हैं। स्वस्थ राज्य का विषय है स्वास्थ्य, और इसलिए इस मामले में जवाबदेह राज्य सरकारें ही है। 15 साल पहले क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया, जिसमें निजी अस्पतालों के लिए विनियमित करने के प्रावधान थे, लेकिन अभी तक केवल 15 राज्यों ने ही इसे अपने यहाँ लागू किया। और आप देखिए परिणाम स्वरूप देश का राजधानी से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में निजी अस्पताल आम आदमी के लिए लूट के अड्डे बन गए हैं। भारत को दुनिया का फार्मा हब कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश के लोग ब्रांडेड दवाओं के नाम पर महंगी दवाओं पर निर्भर हैं। इस मामले में एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। और आप देखें, क्योंकि भारत में दवाओं का कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए का है, बड़ी कंपनियों पेरोल पर बड़ी संख्या में डॉक्टरों को अपने यहाँ रखती हैं, और जो रिसर्च के नाम पर अलग अलग बीमारियों के लिए ब्रांडेड दवाओं के लिए वातावरण बनाने का काम करते हैं। नतीजन मोदी सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका बड़ा कारण यह भी है
कि देश के कुल पंजीकृत एलोपैथी डॉक्टरों का केवल 20% ही सरकारी सेवाओं में है, यानी 80% डॉक्टरों पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। जाहिर है कि सस्ती दवाओं को प्रचलन में लाया जाना बगैर डॉक्टरों के संभव नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए लगभग 800 ब्रांडेड दवाओं की कीमतें पिछले 2 साल में ही 15% तक बढ़ गई हैं। और आप देखिए केंद्र सरकार के अधीन दवा मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण ने ही दाम बढ़ाने की अनुमति दी है। और कॉर्पोरेट इंडिया की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में स्वास्थ्य संबंधी महंगाई पिछले 5 साल खासकर कोरोना के बाद 14% बढ़ गई है। यह बढ़ोतरी सामान्य मुद्रास्फीति के दुगने के बराबर है। वैश्विक रूप से आप देखें तो भारत में 63% लोगों का खर्चा अपनी आमदनी के अनुपात में इलाज पर जाना होता है, यानी लोग बगैर सरकारी मदद के अपना इलाज कराते हैं। इसमें खास बात यह है कि इस खर्चे में 72% खर्चा दवाओं और उपकरणों का होता है। यह तब होता है जब भारत विश्व में दवाओं के निर्माण में अग्रणी देश है। एक बात आप लोग खुद सोच के देखिए, कहते हैं कि किसी गरीब को अगर कैंसर हो जाए तो उसकी मौत होनी ही है। अगर आप देखिए वो इलाज करवाता है तब भी उसकी मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका घर बार सब बिक जाएगा, संपत्ति। और इसलिए वो क्या करता है कि वो इलाज नहीं करवाता है, वो मर जाना पसंद करता है। कम से कम वो सोचता है उसका परिवार तो सेव रहेगा, उनके पास तो कुछ पैसा बचा रहेगा। आयुष्मान भारत तो देखा जाए तो सरकारें आज भी आम आदमी के स्वास्थ्य को बुनियादी अधिकार की मान्यता देने में बहुत ही पीछे हैं। संसद में सरकार ने स्वयं बताया कि भारत में एक साल में एक आदमी पर एक साल में सरकारी खर्च महज 1800 रुपये है, जबकि एक सांसद के ऊपर यह 51,000 आता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट बताती है कि विगत वर्ष कुल 5.96 लाख करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य पर खर्च हुए हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर 2.42 करोड़ ही खर्च किए हैं। शेष राशि देश के नागरिकों ने अपनी जेब से खर्च किए हैं। बेशक मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी अच्छी योजना आरंभ कर करीब 11 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 50,409 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद महज 4.3 करोड़ लोग ही इसके जरिए प्रत्यक्ष लाभार्थी में शामिल हुए हैं। और आप लोगों को मालूम है आयुष्मान भारत योजना में भी बड़ा लूटपाट चल रही है। आप देखते हैं कि कार्ड बन जाता है और आप देखते होंगे कि उसमें अगर 50, आप सोचिए अगर आप देखिए 10,000 का इलाज हो रहा है तो 50,000 का वो बिल बना देते हैं, उसमें भी लूट फूट चल रही है। मुझे लगता है कि इसकी जगह अगर एक आयुष्मान क्रेडिट कार्ड बना दिया जाता है कि जहां वो जा रहे हैं उतना पैसा उनका काट लिया जाएगा उसमें से, तो मुझे लगता है कि एक तरह से ATM कार्ड की तरह तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम की आवश्यकता है। आज भी निजी क्षेत्र के 71% कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए अपनी जेब से आप देखिए खर्च करना पड़ता है। केवल 15% कंपनियां ही अपने कर्मचारियों को बीमा कवरेज देती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में कामकाजी लोगों की संख्या 52.2 करोड़ है, जो 2030 में बढ़कर 56.9 करोड़ हो जाएगी। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का प्रीमियम भी इस बीच बढ़ रहा है। कोरोना के बाद इसमें आप देखिए 25% तक की बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का दावा है कि उपचार की लागत के साथ बीमा दावे भी बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ते प्रीमियम ऐसे वर्ग की पहुंच से दूर हो रहे हैं जो आयुष्मान जैसे कवरेज में नहीं आते हैं। देखिए नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना, उसी की बात हो रही। कब आया था ये? 2015 में, ये जरूर याद रखिएगा। और आयुष्मान योजना की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये कब शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, क्या कर लेगा, पूछ लेगा मुझे लगता है। ये आप देखते हैं 23 सितंबर 2018 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। स्वास्थ्य बीमा आप देखें तो वर्ष 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बीमा पहुंच में 2.7% से बढ़कर 4 पर आ गई है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच आज भी बहुत कम है। भारत विश्व में दूसरा सबसे कम बीमा कवरेज वाला देश है। एक महत्वपूर्ण पक्ष निजी बीमा कंपनियों की यह भी है कि लगभग 70% क्लेम के मामले में कंपनियों द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं और आप देखिए या फिर विवादित होकर अलग थलग उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचते हैं। हालांकि अधिकतर बीमा धारक तो विवाद की स्थिति में कानूनी सहायता से ही परहेज करते हैं। ऐसे में एक देशव्यापी स्वास्थ्य बीमा या गारंटी की आवश्यकता है जो लोगों को अपनी जेब से खर्च को कम कर एक समावेशी स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। वर्ष 2022 में के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति केवल बुखार से पीड़ित होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 2,845 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं निजी अस्पताल में यह खर्च 15,513 रुपये हो जाता है। अन्य बीमारियों के इलाज पर जाने वाले खर्च का अंदाजा इससे सहज ही लगाया जा सकता है। देश में स्वास्थ्य पर GDP का खर्च 2% ही है। यह खर्च यदि 4% तक बढ़ा दिया जाए
तो लगभग 45% गरीब लोगों को बेहतर जीवन मुहैया करा सकता है। और आप देखिए सरकारी स्वास्थ्य खर्च को अब बड़ा हिस्सा आज भी बिल्डिंग, उपकरणों, अन्य अनुपातकीय मदों में होता है। हालांकि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नई मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी से ज्यादा करके डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ाने का प्रयास किया है। यह डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना से दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन क्या इन कॉलेजों से निकलने वाले डॉक्टर सार्वजनिक सेवाओं को अपनाने के लिए तैयार होंगे? साथ ही आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल आज भी विश्वसनीय सेवाओं के केंद्र नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि देश में आम आदमी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कैसे संभव हो। आम चुनाव में इसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही। अब एम्स का देख लीजिए, आप लोग जाइए वहाँ, आप लोगों को वहाँ इलाज करवाना होगा तो आप देखते हैं कि जो दवाई लेनी पड़ती है ना, जो महंगी दवाई रहती हैं, वो आप देखते हैं कि नीचे नहीं इस तरह के मेडिकल स्टोर रहते हैं सरकार के, वहाँ नहीं मिलती हैं, आपको बाहर से लेने पड़ती है। बहुत सारी परेशानियां वहाँ भी आप देखते हैं कि देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार के चंगुल में सरकारी अस्पताल। और एक बात आपको बता दूं, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, अधिकारी हो, किसी भी पद पर हो, वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहता है। काम चोरी आपको देखने को मिलती है। राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में भ्रष्टाचार के बड़े मामले का सीबीआई ने राजपास किया है। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। तो आप देखते हैं कि आरोप है कि इस अस्पताल के कुछ डॉक्टर मरीजों को विशेष दुकान से ही सर्जिकल उपकरण को खरीदने का दबाव बनाते थे। ये बात आप लोगों ने भी अनुभव की होगी कि आपसे कहा जाता है कि उस मेडिकल से लेकर दवाई आना, और साथ ही अस्पताल में भर्ती करवाने के नाम पर पैसा वसूलते थे। यह मामला पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले दिल्ली के ही एक अन्य अस्पताल में भी पिछले वर्ष एक न्यूरो सर्जन और उसके 4 साथियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह जल्दी अपार्टमेंट व सर्जरी के बदले रिश्वत लेते थे और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदने के लिए एक विशेष दुकान पर भेजा जाता था। इस रिश्वतखोरी के धंधे को सहजता से चलाने के लिए उसने एक बिचौलिया भी रखा था, जो न्यूरो सर्जन के निर्देश पर आप देखते हैं मरीजों के परिजनों से संपर्क करता था। और सोचने वाली बात यह है कि निजी अस्पतालों में यदि यह धंधा चलता है तो सरकार तक बात पहुंचने में समय लग जाता है, लेकिन सरकारी अस्पताल जिनके प्रबंधक स्वयं सरकारी विभाग के उच्च अधिकारी हैं, उन्हें इस तरह के भ्रष्टाचार की खबर क्यों नहीं लग सकी? चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और उसके उपयोग पर नजर रखने के लिए क्या वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लगभग हर विभाग में शिकायत दर्ज कराने के लिए जनता को एक नंबर उपलब्ध कराया जाता है। और क्या इस नंबर पर कोई शिकायत नहीं आती है? क्या ये नंबर केवल औपचारिकता निभाने के लिए होते हैं, जो कि शिकायत करने पर औपचारिक रूप से अक्सर बंद ही मिलते हैं? अधिकांश सरकारी अस्पतालों में गरीब या मध्यम वर्ग का व्यक्ति ही इलाज के लिए जाता है। यदि इस तरह से भ्रष्ट डॉक्टर संस्थाओं का हिस्सा रहेंगे तो गरीब व्यक्ति कहाँ अपना इलाज कराएगा? कहने को जब सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम को सरकारी रह जाएं तो फिर अब मरीज कहाँ जाएगा अपना इलाज करवाने के लिए? लिहाजा जिस तरह की परिस्थितियां आज उत्पन्न हो गई हैं, ऐसे में जरूरी है कि सरकार को इस मामले को पूर्ण गंभीरता से लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द करने के लिए के साथ संलिप्त चिकित्सकों व कर्मचारियों को जेल में सजा भी दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का कृत्य करने से पहले कोई 100 बार सोचें। और इसके अलावा आप देखिए सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समय समय पर सरकारी अस्पतालों का गोपनीय निरीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता समय रहते लगाया जा सके। और वर्तमान में चुनावी दौर में जनता को इसके लिए भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव भी बनाना होगा। और देखिए बड़ी विडम्बना है, क्या कह सकते हैं। अब आप देखिए हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कहाँ स्वास्थ्य की बात हो रही है, कहाँ शिक्षा की बात हो रही है। और जब आप देखिए हिंदू मुस्लिम जाति पाति मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट पड़ेंगे तो आप देखते हैं वही करेंगे नेता। निष्ठा का करवट ये तंज कसा जाता है। राजनीति की बातें हो रही हैं। ये भोजशाला का सनातन वैभव, मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला के वैभव को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए वहां उत्खनन कार्य जारी है। अब तक प्राप्त तमाम साक्ष्य इसके हिंदू मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। शुभम केवलिया असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है ना उत्खनन भोजशाला का। कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई है। तो आप देखें भारतीय इतिहास में परमार वंशीय राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वे अपने राजनीतिक उपलब्धियों के लिए ही नहीं अपितु कला व स्थापत्य के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वर्तमान संवत की 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत के बड़े भूभाग पर शासन करने वाले इन शासकों की राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित धार नामक नगरी थी। और इस वंश की सर्वाधिक प्रतापी राजा, जिन्हें हम राजा भोज के नाम से जानते हैं,
अत्यंत आप देखते हैं कि कला प्रेमी थे और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से मध्य प्रदेश तक शासन करने वाले राजा भोज ने अपनी राजधानी में ज्ञान की देवी मां सरस्वती या फिर वाग देवी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उस काल में शिक्षा ग्रहण करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था और उस काल में दूरस्थ स्थानों से हिंदू जन मां भाग्य देवी के दर्शन करने आते थे, परंतु मध्यकाल में हुए मुस्लिम आक्रमण में अन्य हिंदू मंदिरों की तरह ही भोजशाला का वैभव भी नष्ट कर दिया गया। पुनः जागरण के इस काल में हिंदू जनमानस अपने उस धूमिल कर दिए गए गौरवशाली अतीत को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। पर्यटन कृत्रिम परवीणु इस धैर्य वाक्य का अनुसरण करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। द्वारा किए गए पुरातात्विक उत्खनन ने हाल ही में यह सिद्ध किया है कि काशी विश्वनाथ के पास खड़ा ढांचा एक हिंदू मंदिर को विध्वंस कर बनाया गया और इसी कड़ी में धार स्थित भोजशाला के सत्य को जानने के लिए ही माननीय उच्च न्यायालय ने भोजशाला के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की वार्षिक पत्रिका इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू 1984-85 में यह लिखा है कि धार स्थित भोजशाला मूल रूप से मां सरस्वती के लिए बनाया गया एक मंदिर है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा किया गया था। भोजशाला के पश्चिम व उत्तर में आप देखते हैं कि मंदिर के अधिष्ठान के चिन्ह विद्यमान है और जिसका उल्लेख भी उसमें किया गया है। और आप देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मुद्रित कार्पस इनक्रिप्शन इंडिकैरम खंड 7 में भी इस बात का उल्लेख है। एक ब्रिटिश अधिकारी को भोजशाला के अवशेष के पास ही से एक सरस्वती बागदेवी की मूर्ति आप देखते हैं कि मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में आप देखते हैं कि संग्रहालय में है। पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार यह प्रतिमा मां बागदेवी की है तथा इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा करवाया गया था। उपयुक्त जानकारी का आधार आप देखते हैं कि मां वागदेवी की प्रतिमा पर आप देखते हैं कि अंकित अभिलेख है। भोज द्वारा निर्मित भोजशाला में यह प्रतिमा स्थापित की गई होगी, इसका उल्लेख भी उस पुस्तक में किया गया है। 1987 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में भोजशाला से हिंदू धर्म से संबंधित 32 मूर्तियां प्राप्त हुई थी। विभिन्न शोध के कार्य यह दर्शाते हैं कि भोजशाला हिंदू मंदिर ही है। भारतीय पुरातत्व विभाग का एक दल भोजशाला व उनके निकट स्थित कलांतर में बनाई गई दरगाह में पिस्तर पर अंकित शिलालेखों के छापे स्टाम्पेज लेगा। उसके आधार पर आप देखिए इनकी प्राचीनता का आकलन किया जाएगा। पुरातत्वविद के लेले के अनुसार भोजशाला के 2 स्तंभों पर अंकित कुछ अभिलेख इस और संकेत करते हैं और इन्हें व्याकरण के किसी आचार्य द्वारा लिखवाया गया और उनके अनुसार छात्रों के ज्ञानार्जन के लिए इनका उपयोग होगा। पुरातत्व के क्षेत्र में अभिलेखों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भोजशाला में मिलने वाले अभिलेख उसके पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और उत्खनन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या धरती के भीतर मंदिर के अवशेष विद्यमान हैं या नहीं है। वैसे तो पूर्व में ही भोजशाला के पश्चिम व उत्तर में अधिष्ठान नागर शैली में बनने वाले मंदिरों का सबसे निचला भाग के अवशेष देखे गए थे। यह अवशेष स्वतः इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि मंदिर का विध्वंस कर नवीन ढांचे का निर्माण किया गया। उत्खनन में मिलने वाले मंदिर के अधिष्ठान की बनावट के आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका निर्माण किस काल में किया गया था। भोजशाला में हो रहे सर्वेक्षण एवं उत्खनन से संबंधित एक और कौतूहल का विषय कार्बन डेटिंग प्रविधि है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस प्रविधि का उपयोग कर केवल जैविक पदार्थों की ही उम्र ज्ञात की जा सकती है। उत्खनन में यदि राख या कोयला आदि के अवशेष मंदिर के मूल अधिष्ठान व भवन के बीच से प्राप्त होते हैं तो ये उस काल में मंदिर के हुए विध्वंस की घटना को सिद्ध करने में सहायक होंगे। कार्बन डेटिंग से जले हुए उन जैविक पदार्थों की उम्र पता करने में स्पष्ट होगा कि मंदिर का विध्वंस कब किया गया था। आम जनमानस में यह भ्रम विद्यमान है कि पत्थर की कार्बन डेटिंग की जा सकती है, जो तथ्यहीन। पूर्व में उत्खनन से ही भी हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई थी। आशा है कि वर्तमान में किए जा रहे उत्खनन में भी ऐसे अवशेष पुनः प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो संपादकीय पार्ट आपका दैनिक जागरण का है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई। अब एक आर्टिकल आपका जनसत्ता का मुझे काफी अच्छा लगता है, एक कचरा निपटान की बढ़ती चुनौतियां, तो इसे भी देख लेना चाहिए। और देखिए पढ़ाई में टाइमिंग मत देखा करिएगा। आप लोग कहते हैं कि क्लास बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया। अरे यार, हम लोग मोबाइल चलाते हैं या हम लोग कहीं टाइम पास करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कभी टाइम नहीं देखते हैं कि हमने कितना टाइम बर्बाद किया।
और जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद 10 बार हम फ़ोन उठाकर देखते हैं, अच्छा इतना टाइम हो गया। भारत दुनिया में कचरा पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल करीब 30 करोड़ टन से भी ज़्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है, लेकिन हम इसका 60-30% ही निस्तारित कर पा रहते हैं। बाकी यह इधर उधर पड़ा रहकर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। यह कचरा जलवायु और भूतल प्रदूषण का कारण बन रहा है। देश में 75% से ज़्यादा कचरा खुले में डाल दिया जाता है। विश्व बैंक की रपट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा कचरा उत्पन्न होता है। इस मामले में दिल्ली नाम ने मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। इन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक जैसे कचरे को अलग अलग करने और सही ढंग से पुनर्चक्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इन शहरों के कचरा भराव भर चुके हैं। ये आप देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसके बारे में भी याद रखें। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक समय दुनिया में प्रतिवर्ष 201 करोड़ टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। पर्यावरण आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं ना, उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं कि सिलेबस भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद सिलेबस आपको याद रहेगा ना, तो आप आर्टिकल पढ़ेंगे, जुड़ाव रख पाएंगे आप। अनुमान है कि 2050 तक ठोस कचरे का कुल उत्पादन बढ़कर 340 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों की राय है कि अगर ठोस कचरे का सही तरीके से निस्तारण हो तो यह एक नए विकसित उद्योग की जगह ले सकता है, रोजगार उपलब्ध कराने का एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। 2009 में भारत के शहर प्रतिदिन 80,000 मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन कर रहे थे। अनुमान है कि 2047 तक भारत एक वर्ष में 26 करोड़ टन कचरे का उत्पादन करेगा, जिसका निपटान करने के लिए करीब 14,000 वर्ग मीटर भराव क्षेत्र की आवश्यकता होगी। यह क्षेत्र हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर होगा। वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगमों द्वारा निजी ठेकेदारों को जो ठेके दिए जाते हैं, उनमें ठेका लेने वालों को ज्यादा से ज्यादा कचरा लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठेके में शुल्क का भुगतान कचरा ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही के अनुसार मिलता है। जितना ज्यादा कचरा लाएंगे उतना ज्यादा शुल्क मिलेगा। भूमि की लागत और इसकी उपलब्धता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और कई देशों में कचरे के निपटान के लिए पूर्व व्यवस्था को बदला गया है। स्वीडन और अमेरिका में भराव क्षेत्र में कचरे फेंकने के लिए भारी प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। 2013 में स्वीडन में कचरा फेंकने के लिए औसतन $212 प्रति टन वसूला जाता था, जबकि इसकी तुलना में आप देखिए अमेरिका में $150 प्रति टन वसूला जाता था। गौरतलब है कि भारत में शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग साफ सफाई के आधार पर दी जाती है। रैंकिंग में कई वर्ष से इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है। और विशेषज्ञों का कहना है कि ठोस कचरे के उचित निपटान में विफलता प्रदूषण बढ़ाती है, और जिसमें कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, वेक्टर जनित बीमारियों का प्रकोप, हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और भूजल का प्रदूषण, परिवहन के दौरान ध्वनि और सूक्ष्म धूल और बढ़ती आबादी, शहरीकरण और बढ़ती प्रौद्योगिकी। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के कारण ठोस अपशिष्ट से जुड़ी इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सबसे अच्छा तरीका है। वहीं कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में अलग करना। और आप देखते घर घर आप देखते हैं जाकर कूड़ा इकट्ठा करना, छटाई के बाद इसे प्रसंस्करण के लिए भेजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। मध्य प्रदेश में आप देखते होंगे कि कचरा, गीला कचरा अलग, ठोस कचरा अलग ले जाती है ना, आपके यहाँ सामने आती है ना एक गाड़ी। कचरे पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली लागू की थी। और आप देखिए इसके मुताबिक भराव क्षेत्र का इस्तेमाल केवल ऐसे कचरे के लिए किया जाए जिसका दोबारा उपयोग ना किया जा सके, जैविक रूप से नष्ट होने योग्य ना हो, जो ज्वलनशील ना हो और रासायनिक प्रक्रिया ना करता हो। नियमावली में यह भी कहा गया है कि भराव क्षेत्र से कचरा समाप्त करने के लिए कचरे के पुनः उपयोग या उसे नवीनीकृत करने के प्रयास किए जाएंगे। यह भराव क्षेत्र ही आवश्यकता पर जोर देने की पुरानी नीति को हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भराव क्षेत्र के इस्तेमाल को न्यूनतम करने के लिए भराव क्षेत्र पर कर लगाएं। अपशिष्ट कचरे के निपटान के लिए साफ सुथरे भराव क्षेत्र बनाए जाएं ताकि प्रदूषण कम हो। नवनिर्मित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य कचरा मुक्त भराव क्षेत्र सुनिश्चित करना होना चाहिए। और आप देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चर्चा में इसलिए भी है, लगभग सभी देश बढ़ते कचरे के कुशलतापूर्वक निपटान की चुनौती का सामना कर रहे हैं। असल में ठोस अपशिष्ट के निपटान का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकारों की ओर से संचालित कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, और ताकि कम से कम आप देखिए मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को भराव क्षेत्र में फेंकना पड़े। भराव में फेंके जाने वाले कूड़ों का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तो आप देखिए इसके लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है, और जो लगातार आप देखिए कम होती जा रही है। और दूसरा, कूड़ा वायु, मिट्टी और जलवायु प्रदूषण का संभावित कारण भी है।
कचरे के पुनर्चक्रण के मामले में जर्मनी सबसे बेहतर काम कर रहा है, जो अपने 56% कचरे का पुनर्चक्रण करता है। इसके बाद ऑस्ट्रिया आप देखिए 53% है, दक्षिण कोरिया 53, वेल्स 52% और स्विट्जरलैंड 49% पुनर्चक्रित करता है। इस मामले में स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर भी अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में भी पुनर्चक्रण धीरे धीरे एक उद्योग का रूप ले रहा है। अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम अपने यहाँ कुल कचरे का बड़ा एक भाग पुनर्चक्रित कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कोई एक स्थायी उद्योग का रूप देने के लिए बेहतर तकनीक और आर्थिक मदद की आवश्यकता है। और एक अनुमान के अनुसार भवन निर्माण क्षेत्र में भारी कचरा पैदा होता है। पुराने भवन को तोड़ने के बाद निकलने वाली सामग्री बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि आज कंपनियां इस कचरे के 75% से ज्यादा को रिसाइकल कर रही है और इस कचरे से ईंट, प्लास्टिक और कई अन्य ठोस पदार्थ बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या है। इस कचरे का कम से कम उत्पादन ही दुनिया को कचरे से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। इस संदर्भ में विशेषज्ञ 4 आर का सिद्धांत अपनाने की बात करते हैं। पहले आप देख, आर का अर्थ है रिफ्यूज, यानी प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग ना करना। दूसरे आर का अर्थ है रिड्यूज, यानी प्लास्टिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करना। तीसरा का आप देखते हैं कि रीयूज, यानी नए बजाय पुराने प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग करना। अंत में रिसाइकल, यानी पुराने प्लास्टिक पदार्थों को पुनर्चक्रण कर दोबारा उपयोग करना। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर हम कचरे की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज बड़ी क्लास हो गई, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल भी थे और एक कहानी आपकी खत्म होती है आज के संपादकीय पाठ की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।